हेलो पीपल, वेलकम टू मार्केट का मॉर्निंग डोज बाय चार्टिकल चैट। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे प्राइसेस और एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। मेरी खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है। ट्रेडिंग इज़ ए रिस्की बिजनेस। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल। गिफ्ट निफ्टी जो है उसने -90 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी कल रात को, 0.36% डाउन। और मॉर्निंग में थोड़ा रिकवर करके सिर्फ -60 पॉइंट्स डाउन रह गया है। मतलब मॉर्निंग में 30 पॉइंट बढ़ा है। इसके अलावा डाउ जोन्स ने नया हाई लगाया है, 269 पॉइंट्स अप। US 100 ने 32 पॉइंट्स अप क्लोजिंग दी है। US 500 विच इज़ S&P मिड कैप इंडेक्स, इसने 17 पॉइंट अप क्लोजिंग दी है। US 2000 ने अच्छी बढ़त दिखाते हुए 1% से भी ज़्यादा की 23 पॉइंट की बढ़त दिखाई है। इसी के अगेंस्ट मॉर्निंग में ये चारों US इंडेक्सेस फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। इसके आगे लंदन का FTSE 100 करीब 2% बढ़ के बंद हुआ, 145 पॉइंट्स ऊपर, मॉर्निंग में फ्लैट था। ऑस्ट्रेलिया का ASX 86 पॉइंट्स, करीब 1% से भी ज़्यादा की बढ़त इसमें भी दिखाई है। मॉर्निंग में ये भी लगभग फ्लैट ही था, -27 पॉइंट्स, 0.35% डाउन। निक्केई जो कि जापानीज इंडेक्स है और हैंगसेंग जो हांगकांग का इंडेक्स है, इन्होंने भी 832 और 320 पॉइंट की लगभग 2-2% की बढ़त दिखाई है। मॉर्निंग में ये दोनों ही 0.5% के आसपास डाउन थे। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स बुलिश रहे हैं कल के दिन में। आज सुबह थोड़ी सी सुस्ती है, हल्के फुल्के सबड्यूड हैं, कोई खास मंदी की बात नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव ही हैं। ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिलेगा और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 3209 करोड़ के कैश में खरीदारी की है। FIIs ने कैश में 1827 करोड़ की बिकवाली की है। उसके अगेंस्ट 3283 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। फिन निफ्टी में 42 करोड़ की बिकवाली की है। बैंक निफ्टी में 7 करोड़ की बिकवाली की है। फिन निफ्टी में 21 करोड़ की खरीदारी की है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स 471 करोड़ के खरीदे हैं। बहुत लंबे टाइम बाद इन्होंने अपनी बिकवाली रोक के कुछ एक सिग्निफिकेंट खरीदारी मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में करी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तीनों में मेरी लॉन्ग पोजीशन है। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई गैप डाउन ओपनिंग होगी। लेकिन कोई भी छोटी मोटी 0.23% तक की अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के उसे खरीदारी करूंगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो शॉर्ट साइड पे FIIs ने अ, जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा है ये, अ, तो कल बढ़ के आया है मार्केट और शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बने हैं, पुराने शॉर्ट्स कवर किए गए हैं। लॉन्ग साइड अनचेंज्ड है, तो कोई नई खरीदारी नहीं है। तो ये जो 3283 करोड़ के आपने फ्यूचर्स देखे हैं और ये जो ओवरऑल फ्यूचर्स में जो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है, ये एक शॉर्ट कवरिंग है अभी तक के लिए। इसमें कोई फ्रेश पोजीशंस FIIs ने अभी तक नहीं बनाई है, यही इसका संकेत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नेगेटिव न्यूज़ है। हो सकता है आज फ्रेश पोजीशंस बनाई जाएं। US से एक दिन अच्छी एक दिन बुरी खबरों का सिलसिला चल रहा है। कल अच्छी न्यूज़ आई थी कि US फेड ने अच्छी कमेंट्री दी है। आज एक खराब न्यूज़ है हमारे IT सेक्टर के लिए। देखिए, नेस्डेक में हर तरीके की टेक कंपनियां हैं, लेकिन इंडियन IT इंडेक्स में, जिसे हम नेस्डेक का पीयर भी मान सकते हैं, मोस्टली IT सर्विसेज कंपनियां ही हैं, TCS इन्फोसिस टाइप की,
जो कि यूएस के एक्सेंचर और कॉग्निजेंट के टाइप का काम करती हैं। तो कल यूएस के एक्सेंचर ने अपना गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो कट डाउन किया है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, मतलब 6 मंथ्स। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे हो चुका है पहले। और आज फिर से इनके गाइडेंस कट की वजह से इंडियन आईटी इंडेक्स एक बार गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। मुझे लगता है विप्रो, एलटीटीएस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में, जिनके रिजल्ट्स खराब माहौल में भी अच्छे आए थे, अगर 4-5% की डाउनसाइड दिख जाती है तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है आईटी इंडेक्स में तो एलटीआईएम, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, इन शेयर्स को बेचा जा सकता है, ऊपरी लेवल्स पे शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बार गिर जाए तो उसके बाद फर्दर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद रिकवरी की है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आईटी के सारे स्टॉक्स ही लगभग लगभग एक एलटीआईएम और इन्फोसिस को छोड़ के और एम्फेसिस को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स बुलिश हैं वीकली और मंथली चार्ट्स पे। तो कोई भी बड़ी गिरावट जो है उसके अंदर खरीदारी आ सकती है, तो लोअर लेवल पे शॉर्ट करने से बचें। इसके अलावा और कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ आज मार्केट के लिए नहीं है, तो ये रुक करते हैं चार्ट्स का। निफ्टी 50 में कल गैप अप ओपनिंग हुई है, जैसा कि हमारी बात हुई थी। अब इसके लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं वो हैं 22,500 के, और उससे पहले कल मार्क करके मैंने दिखाया था 22,180 के आसपास, 22,150, 180 के आसपास एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। अगर वो पार होती है तो फ्रेश पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, नहीं तो कल की लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके रखा जा सकता है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आर्ली क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में ने भी निफ्टी की तरह ही एक डोजी टाइप पैटर्न बनाया है, ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दी है। कल की एक्सपायरी का इफेक्ट भी हो सकता है निफ्टी की, कि इन दोनों में डोजी पैटर्न बना है। लेकिन आज अगर ये मूव रिज्यूम होती है तो ये 47,950 के आसपास जा सकता है। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे है इसलिए हम हाईएस्ट पीक को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमारे जो टारगेट्स होंगे किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए वो 47,100 के आसपास के ही होने चाहिए, जो कि इस लेवल के आसपास है। अगर उसे भी पार कर लेता है तो आगे के लिए इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर निफ्टी भी सिमिलरली बैंक निफ्टी की गाइडलाइंस पे ही चल रहा है। जो इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है वो हुआ है मिड कैप सेलेक्ट में, जो कि अराउंड 0.3% ऊपर बंद हुआ है। इसने एक मारुबोजू कैंडल बनाई है। मारुबोजू कैंडल इसे कहते हैं जो ओपनिंग के बाद नीचे ना आए और लगभग जाके अपने हाईएस्ट लेवल पे ही बंद हो जाए। मतलब इसमें विक्स ना हो ऊपर और नीचे की तरफ, हाई और लो के कोई साइंस नहीं है। जहां से खुला खरीदारी, उसके बाद बिना किसी रुकावट के सीधा ही ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता गया। ये एक बहुत ही बुलिश और स्ट्रेंथ शो करने वाली कैंडल होती है। लेकिन एक ओवरहेड रेजिस्टेंस जो है वो है 10,500 के आसपास।
अब अगर ये पार होता है तो फिर नॉन स्टॉप हम 10,737 का लेवल, जो कि ये लेवल है प्रीवियस सपोर्ट लेवल। जब सपोर्ट्स जब टूट जाते हैं तो रेजिस्टेंसेस बन जाते हैं, और ये वो लेवल है 10,745, जिस पर आपको नज़र रखनी है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 10,745 के आसपास आप एक बार बुक करने की सोच सकते हैं। इसके ऊपर निकलने के बाद फिर अगला लेवल सीधा 11,070 का ही है। इसमें मेरी लॉन्ग पोजीशन है। अगर मुझे ये गिरावट के ऊपर कहीं भी 10,350 के आसपास मिलता है तो मैं अपनी पोजीशन में ऐड करूंगा। सिमिलर लाइंस पे स्मॉल कैप इंडेक्स भी है। इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ट्रेडेबल इंडेक्स नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स अगर आपके पास हैं तो उन्हें मजबूती से आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसने एक सिमिलर काइंड ऑफ मारुबोजू टाइप की कैंडल से पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि 4-5 दिन की रेंज भी थी। अब इसके लिए नेक्स्ट लेवल सीधा 15,600 के आसपास हैं, जो कि ये लेवल्स हैं पुरानी सपोर्ट के लेवल्स। 15,575 15,600 की रेंज में ही जाके अभी अटकेगा। इससे पहले इसके अटकने की उम्मीद कम है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। चार्ट्स बता रहे हैं वो यही है कि 15,575 और 15,600 के आसपास ही जाके अभी से अटकना चाहिए, उससे पहले नहीं। चिंता का जो विषय है वो है ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट। पिछले 4-5 दिन में एक ब्रेकआउट देने के बाद, अच्छी खासी खुशी देने के बाद, अब ये बहुत जोर से ऊपर भाग रहा है। इसके लिए जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 83.4, और ये इसके लिए फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर ये इस पार करके इस बार इतने सारे रीटेस्ट के बाद अगर इसे पार करता है तो इस डेप्थ के बराबर, जो कि 80 रुपये से लेके और ऑलमोस्ट 83 रुपीज़ के आसपास की है, तो 86 इस डेप्थ के बराबर ही आगे के टारगेट्स आते हैं। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अगर इसको ये पार करता है इस लेवल को, तो हम 86 रुपीज़ तक की मूव इसके अंदर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव संकेत होगा भारतीय बाजारों के लिए। इसके अगेंस्ट इक्वली गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया विक्स, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ये अपना सपोर्ट तोड़ चुका है और नीचे आएगा। ये 7% गिर के बंद भी हुआ है कल, और इसने अपना अगला रेजिस्टेंस भी क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया है, इस लेवल के नीचे बंद हुआ है। अगर ये और नीचे आता है तो कुछ हद तक ये यूएसडी आईएनआर की नेगेटिविटी को ईज डाउन कर देगा। ये फ्यूचर्स है। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। कल हमने डिस्कस किया था कि सीमेंस में एक अच्छी खरीदारी आ सकती है, जो कि आई भी। करीब 5% ऊपर बढ़कर बंद हुआ। खरीदारी का भी भरपूर मौका था। मेरी इसमें पोजीशन थी और मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी यहाँ पे दे दिया है 4820 रुपये के ऊपर। लाइन चार्ट्स पे मैं दिखाऊं तो हाईएस्ट क्लोजिंग 4820 की ही थी, 4830 के आसपास। इसको पार करके एक बड़े ब्रेकआउट के साथ ये ऊपर जाके बंद हुआ है।
इसके अलावा रिलायंस में मेरी ओपन पोजीशन थी। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे आपको मैंने दिखाया था, एक डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम पैटर्न। इसका ब्रेकआउट भी इस्टेब्लिश हो चुका है। कल एक हल्की फुल्की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। आज इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद है। इसके अलावा आरईसी में एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है। इसमें भी मैंने एक छोटी सी ऑप्शन स्प्रेड के जरिए ओपन पोजीशन बनाई है, जिसमें मैंने 450 का कॉल लेके 460 का कॉल बेचा है। छोटे से 465 तक के टारगेट के लिए मैं उसे होल्ड करूंगा। अगर 446 के नीचे जाता है तो मैं उसे सेल कर दूंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा। इसके अलावा बीएल में ब्रेकआउट है। इसमें भी ऑप्शन स्प्रेड के थ्रू मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड लिया है। 200 की कॉल लेके 205 की कॉल बेची है। ये भी अगर 194.55 के नीचे आता है तो इससे हम एग्जिट लेंगे। स्टॉक बहुत बुलिश है, लेकिन एक्सपायरी के प्रेशर में 200 के ऊपर हैवी कॉल राइटिंग हुई हुई है। तो हो सकता है ये, अगर मार्केट में गिरावट आ जाए किसी कारण से, तो मार्केट के मूड के साथ नीचे आ सकता है। कॉल राइटर्स इसको 200 के ऊपर जाने से रोकेंगे, लेकिन अगर गया तो इसी मंथली एक्सपायरी से पहले 215 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो इसमें भी एक हेज्ड पोजीशन मैंने बनाई हुई है। आज के मेरे दो फेवरेट स्टॉक्स हैं, आरईसी और बीईएल। और अगर 4-5% नीचे मिल जाता है, कहीं इन लेवल्स के आसपास भी मिल जाता है, 2% नीचे यहाँ से अगर घूमता है तो भी मैं विप्रो में बाइंग करूंगा। 493 के आसपास मिलता है तो भी। और अगर मुझे यहाँ कहीं 475 480 के आसपास अगर मिल जाता है विप्रो, तो ये ब्लाइंड बाय जोन है। मैं इसे मार्क भी कर लेता हूँ। इन लेवल्स के आसपास मैं इसमें अपनी पोजीशन ज़रूर बनाऊंगा ब्लाइंडली, या फिर हम इसे ऐसे भी मार्क्स हम कर सकते हैं। इस फॉलिंग चैनल की एक ट्रेंड लाइन ले लें। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को टच करके जैसे ही विप्रो कोई रिवर्सल का संकेत मेरे को दिखाता है, अगर आज की कोई गिरावट आती है उसमें, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह मैं उसे यूज़ करूँगा। इसके अलावा आज बात करेंगे एक पैटर्न की, जो कि बना है निफ्टी में। इसे कहते हैं आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ भाषाओं में इसे अबेंडेंट बेबी पैटर्न भी कहते हैं, कुछ देशों में जैसे कि जापान में। ये एक आइलैंड ये बना, एक आइलैंड ये बना है, और एक आइलैंड ये बना है। इसमें एक दिन गैप डाउन होता है। उस दिन एक दिन या कुछ क्लस्टर ऑफ डेज में भी हो सकता है, जैसे भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं। मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो एक ये क्लस्टर बना रेंज का, एक ये क्लस्टर बना रेंज का, और एक ये क्लस्टर बना रेंज का। तो पीछे ये वाला जो आइलैंड रह गया है, ये जो क्लस्टर रह गया है, इसे आइलैंड कह देते हैं। जैसे ये पूरा एक समुंदर हो, उसमें ये एक आइलैंड है। और प्राइस इसको छोड़ के सीधा ऊपर आ गया है। अगर इसको पार करता है आज प्राइस, इस पूरे पैटर्न की एक नेकलाइन डाल लेते हैं। अगर इस नेकलाइन को ये पार करता है तो हाईली बुलिश माना जाएगा। इस नेकलाइन को आप भी मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट्स में। इसके ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट मतलब क्लोजिंग, 30 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो 30 मिनट की क्लोजिंग, आर्ली चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो आर्ली चार्ट की क्लोजिंग, इसके ब्रेकआउट के ऊपर
बाइंग की जा सकती है, जो कि बैठेगा लगभग 22,050, 22,075 का लेवल। 22,075 टू बी सेफ, 22,075 के ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करी जा सकती है। स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 22,025 के नीचे फॉर द टारगेट्स ऑफ 22,450। ये तरीका है इस तरीके के पैटर्न्स को ट्रेड करने का। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।